जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। अब तक हमने जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और कुछ थोड़ा तंत्र का तंत्र भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं, तंत्र का तंत्र जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। हमने नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया था पिछली वीडियो में और अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। और एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा। अब हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में, मतलब मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रेन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ये मस्तिष्क में ना ये सा है ना, ये जो सा है ये पिटपिटा सा वाला होगा। ठीक है, मतलब बाई मिस्टेक ऐसे बन गया है, तो हर कुछ हद तक ऐसा ही है, तो ये सही कर लेना। ठीक है, तो हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के प्रकार से। आज मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ ब्रेन, मतलब 3 टाइप होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क के यानी कि ब्रेन के। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पहले नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क होता है 2 प्रकार का। अग्र मस्तिष्क होता है 2 प्रकार का, प्रामस्तिष्क और डाई एसेक्लॉन। ठीक है, डाई एसेक्लॉन, एसेक्लॉन। ठीक है, डाई एसेक्लॉन। अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है? 2, प्रामस्तिष्क और डाई एसेक्लॉन। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क का पहला भाग प्रामस्तिष्क, जिसे बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम प्रामस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रामस्तिष्क, है ना। प्रामस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। प्रामस्तिष्क, यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है। ठीक है, प्रामस्तिष्क 2 हिस्सों में बटा होता है, जिसे प्राथमिक गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, 2 हिस्सों में प्रामस्तिष्क 2 हिस्सों में बटा होता है, जिसे प्राथमिक प्रामस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह मस्तिष्क का अति महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, क्या है? यह मस्तिष्क का अति महत्वपूर्ण भाग होता है। कौन सा? मतलब प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। मस्तिष्क का अति महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे बुद्धि तथा चतुराई, मतलब क्लेवरिटी या फिर ब्रेव कह लो, प्रूडेंट कह लो, कुछ भी है ना, जेंटल कहा जाता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क को, यह मस्तिष्क का अति महत्वपूर्ण भाग होता है। कौन? प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का अति महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र कहा जाता है। बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? प्रमस्तिष्क को। ठीक है, मानव में किसी चीज़ को सोचने, समझने, याद रखने, किसी कार्य को करने की अभिप्रेरणा, घृणा, प्यार, भय तथा अनुभव जैसी क्रियाओं को नियंत्रित तथा समन्वित करता है। कौन? प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क क्या क्या करता है? मानव में किसी चीज़ को सोचने समझने, याद रखने, किसी कार्य को करने की अभिप्रेरणा, घृणा, प्यार, भय तथा अनुभव जैसी क्रियाओं को नियंत्रित तथा समन्वित करता है। कौन? प्रमस्तिष्क। यह है प्रमस्तिष्क के बारे में। अब देखिए, जिन व्यक्तियों में प्रमस्तिष्क औसत आकार से छोटा होता है, वे सामान्यतः मंदबुद्धि होते हैं। जिन व्यक्तियों में प्रमस्तिष्क औसत आकार से छोटा होता है, वे सामान्यतः
मंद बुद्धि होते हैं, वे सामान्यतः मंद बुद्धि होते हैं, मतलब जिनका प्रमस्तिष्क सामान्य मनुष्य के प्रमस्तिष्क से थोड़ा छोटा होता है वो मंदबुद्धि कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा टाइप, मतलब अग्र मस्तिष्क का दूसरा टाइप क्या है? डाई एनेस क्लॉन। ठीक है, डाई एनेस क्लॉन 3 प्रकार का होता है, थैलामस, हाइपोथैलामस और एपीथैलामस। ठीक है, 3 प्रकार का होता है डाई एनसेक्लॉन। ठीक है, डाई एनसेक्लॉन 3 प्रकार का होता है, थैलामस, हाइपोथैलामस, एपीथैलामस। ठीक है, मस्तिष्क का यह भाग, यह कौन सा भाग, मतलब डाई एनेस्क्लॉन। ठीक है, डाई एनेस्क्लॉन, यह भाग प्रामस्तिष्क गोलार्ध से ढका होता है। ठीक है, मस्तिष्क का यह भाग प्रामस्तिष्क गोलार्ध से ढका होता है। कौन सा भाग? डाई एनसेक्लॉन। ठीक है, डाई एनसेक्लॉन। ठीक है, प्रामस्तिष्क गोलार्ध से ढका होता है। मस्तिष्क का यह भाग शरीर का संतुलन, भूख, प्यास, नींद, शरीर का तापमान, दर्द तथा रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ठीक है, डाई एनसेक्लॉन। ठीक है, डाई एनसेक्लॉन मस्तिष्क का यह भाग, कौन सा भाग? डाई एनसेक्लॉन। ठीक है, डाई एनसेक्लॉन शरीर का संतुलन, भूख, प्यास, नींद, शरीर का तापमान, दर्द तथा रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। कौन करता है? डाई एनसेक्लॉन। ठीक है, डाई एनसेक्लॉन। अब हम पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क 2 प्रकार का होता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क होता है 2 प्रकार का, कार्पोर क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा है ना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नंबर 1। और सेरिब्रम पेंडिकल सेरिब्रम पेंडिकल। ठीक है, पेंडिकल। मध्य मस्तिष्क के 2 प्रकार होते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, अब हम नंबर 1 पे पढ़ेंगे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मस्तिष्क का यह भाग दृष्टि तथा श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है, मतलब दृष्टि तथा श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है। कौन? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, दृष्टि तथा श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है। ठीक है, क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बहुत टफ नाम आते हैं। अब इसका सेकंड देखिए, मध्य मस्तिष्क का सेरिब्रम पेंडिकल। मध्य मस्तिष्क का यह भाग मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। क्या है? मध्य मस्तिष्क का यह भाग मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। कौन? सेरिब्रम पेंडिकल। ठीक है, अगर कोई पूछे मस्तिष्क के अन्य भागों से मेरु रज्जु को कौन जोड़ता है, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से कौन जोड़ता है, या तो दे रखा होगा मध्य मस्तिष्क या फिर मध्य मस्तिष्क का सेरिब्रम पेंडिकल। ठीक है, सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है, सेरिब्रल पेंडिकल। अब देखिए मध्य मस्तिष्क वो पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क 2 प्रकार का होता है, अनुमस्तिष्क और क्या है? मस्तिष्क स्टेम। ठीक है, मस्तिष्क स्टेम। पश्च मस्तिष्क होता है 2 प्रकार का, अनुमस्तिष्क
क्या होता है, अनुमस्तिष्क। एक तो होता है अनुमस्तिष्क, दूसरा होता है मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम। अब देखिए मस्तिष्क स्टेम होता है 2 प्रकार का। मस्तिष्क स्टेम होता है 2 प्रकार का, पोन्स बेरोलाई, ठीक है, पोन्स बेरोलाई और मेंडुला ओब्लागेटा, ठीक है, ओब्लागेटा, हाँ ओब्लागेटा ये, ठीक है, मेंडुला ओब्लागेटा, ओब्लागेटा, ठीक है, ओब्लागेटा, मेंडुला ओब्लागेटा, ठीक है। मस्तिष्क स्टेम, मस्तिष्क स्टेम्स 2 प्रकार का होता है, पोन्स बेरोलाई और मेंडला ओलागेटा, ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे अनुमस्तिष्क के बारे में, ठीक। पश्च मस्तिष्क का पहला भाग अनुमस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। अनुमस्तिष्क क्या है, यह शरीर के संतुलन को बनाकर रखने में सहायक होता है। क्या, यह शरीर के संतुलन को बनाकर रखने में सहायक होता है। शरीर के संतुलन को बनाए रखने में कौन सहायक होता है, कौन होता है, अनुमस्तिष्क शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। यह ऐच्छिक पेशियों के संतुलन में सहायक होता है, ठीक है। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों के संतुलन में भी सहायक होता है, ठीक है। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों के संतुलन में भी सहायक होता है। यह कान के आंतरिक भागों से संवेदनाओं को ग्रहण करता है, ठीक है। अनुमस्तिष्क क्या कहता है, कान के आंतरिक भाग से संवेदनाओं को ग्रहण करता है। कान के आंतरिक भाग से संवेदनाओं को ग्रहण करता है कौन, अनुमस्तिष्क कान के आंतरिक भागों से संवेदनाओं को ग्रहण करता है। अब देखिए मतलब पश्च मस्तिष्क के ही बारे में। पश्च मस्तिष्क में हमने क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम 2 प्रकार का होता है, देखिए पोन्स बोरोलाई और मेंडुला ओब्लागेटा, ठीक है, ओब्लागेटा, मेंडुला ओब्लागेटा, ठीक है, नहीं ओब्लागेटा नहीं है, अपलांगेटा है, ठीक है, अपलांगेटा है, ठीक है, अपलांगेटा या फिर ओब्लागेटा, बात है कि कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है, जो अच्छा लगे वो कह लो, जो याद रहे वो उसे याद रख लो, ठीक है। मस्तिष्क स्टेम 2 प्रकार का होता है, पोन्स बेरोलाई या फिर मेडुला ओब्लागेटा या ओप्लागेटा, ठीक है। अब हम पहले पढ़ेंगे पोन्स बेरोलाई, ठीक है, पोन्स बेरोलाई के बारे में पढ़ेंगे पहले हम। पोन्स बेरोलाई क्या है, मस्तिष्क का यह भाग मेंडुला के अग्रभाग पर स्थित होता है। यह श्वसन से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या है देखिए, पोन्स बेरोलाई क्या है, मस्तिष्क का यह भाग मेंडुला के अग्रभाग पर स्थित होता है। यह श्वसन के संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मतलब श्वसन के से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, पोन्स बेरोलाई, ठीक है, पोन्स बेरोलाई। दूसरा प्रकार पश्च मस्तिष्क का दूसरा प्रकार में नहीं, मस्तिष्क स्टेम का दूसरा प्रकार देखिए, मेंडुला अम्प्लागेटा, ठीक है, अम्प्लागेटा, ठीक है, ठीक है, मेंडुला अम्प्लागेटा। यह एक बेलनाकार संरचना होती है जो पीछे की ओर से मेरुरज्जु से जुड़ी होती है, ठीक है। यह एक बेलनाकार संरचना होती है जो पीछे से मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। मतलब अगर कोई पूछे पीछे की ओर से मेरुरज्जु से कौन जुड़ा होता है, तो मेंडुला अम्प्लागेटा, ठीक है, मेंडुला अम्प्लागेटा, ठीक है, मेरुरज्जु से पीछे से जुड़ा होता है।
इसके द्वारा आवेगों का परिचालन मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बीच होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बीच होता है। किसके? इसके मतलब कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, ऑब्लांगेटा या फिर कह लो ऑब्लांगेटा, ठीक है, ऑब्लांगेटा। इसके द्वारा आवेगों का परिचालन किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बीच होता है। क्या? परिचालन। आवेगों का परिचालन मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बीच इसी के कारण होता है। ठीक है, यह हृदय की धड़कन, सांस लेने की दर, रक्त दाब इत्यादि को नियंत्रण करता है। ठीक है, कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। यह हृदय की धड़कन, सांस लेने की दर, रक्त दाब इत्यादि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखिए ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। मस्तिष्क के इसी भाग को विभिन्न क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का श्रावण इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा में क्या क्या होता है? मस्तिष्क के इसी भाग में विभिन्न क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का श्रावण इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा में। ठीक है, ऑब्लांगेटा में। अब हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु क्या है? देखिए मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु यह तंत्रिकाओं का जाल होता है जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं की विद्युतीय आवेगों के रूप में ग्रहण करता है तथा उसे मस्तिष्क तक संप्रेषित करता है। क्या? मेरुरज्जु क्या है? यह तंत्रिकाओं का जाल होता है। मेरुरज्जु एक तंत्रिकाओं का जाल होता है। तंत्रिकाओं का जाल किसे कहते हैं? मेरुरज्जु को। जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं की विद्युतीय आवेगों के रूप में ग्रहण करता है तथा उसे मस्तिष्क तक संप्रेषित करता है। संप्रेषित मतलब पहुंचाता है। मेरुरज्जु में भी ड्यूरामेटर और आर्केनॉइड तथा पायामेटर का आवरण पाया जाता है। ठीक है, मेरुरज्जु में भी ड्यूरामेटा, आर्केनॉइड तथा पायामेटर का आवरण पाया जाता है। ठीक है, पायामेटर का आवरण पाया जाता है। मेरुरज्जु के द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेरुरज्जु के द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। अब देखिए प्रमस्तिष्क शराब पीने से खराब होता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क शराब पीने से खराब होता है। तभी देखा हो जो शराब पी लेते हैं वो मतलब थोड़ी पागल टाइप, ऑकवर्ड टाइप बातें ज़्यादा करते हैं मेंटली। ठीक है, प्रमस्तिष्क अधिक पीने से शराब पीने से खराब होता है। प्रमस्तिष्क शराब पीने से खराब होता है। हेरिडिटी देखिए, आनुवांशिकता या फिर वंशागति। ठीक है, हेरिडिटी आनुवांशिकता या फिर वंशागति। हेरिडिटी के बारे में देखिए। हेरिडिटी प्रत्येक जीव में कई सारे लक्षण या विशेषताएं होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है तथा इनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्थात माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता
कहा जाता है। सिंपल आनुवांशिकता मतलब उनकी गुण या विशेषताएं, जैसे दादाओं के आते हैं हमारे माता पिता में, और माता पिता के आ जाते हैं हम में गुण, ठीक है, उसे ही आनुवांशिकता या वंशगति कहते हैं। उनकी गुण उनकी कुछ आदतें दिखाई देती ना बच्चों में, उसे ही कहते हैं आनुवांशिकता या वंशागति, ठीक है। बाकी ये थ्योरी है लिखी हुई, बुक टाइप है, और वैसे समझने के लिए इतना ही काफ़ी। मतलब आनुवांशिकता मतलब कई सारे लक्षण विशेषताएं जो बच्चों में दिखाई देते हैं माता पिता के, उसे ही आनुवांशिकता कहते हैं। अब देखिए अनुवांशिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा। अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुवांशिकता क्या है? जिसमें अनुवांशिक जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए भाई, अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। अनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, या फिर केवल मेंडल कह लो। कब की थी? 1822 से 1886। 1822 से 1886 ये खोज है इसकी, ठीक है। 1822 से 1800 खोज है, नहीं जन्म, ये इनकी जन्म तिथि 1822 से 1886। ग्रेगर जॉन मेंडल की जन्म तिथि 1822 से 1886। ओरिजिन क्या? उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया ब्रून, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ब्रून। अनुवांशिकी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ऑस्ट्रिया से ब्रून, या फिर ऑस्ट्रेलिया या ब्रून कह लें, ठीक है। और क्या है? पुजारी या फिर पादरी, पुजारी या पादरी, जैसे हम पुजारी या पादरी भी कहते हैं। मतलब मेंडल ने अपने नियम दिए, कब दिए थे? मेंडल ने अपने नियम कब दिए थे? मेंडल ने अनुवांशिकी के अपने नियम कब दिए थे? 1866 में। 1866 में मेंडल ने अनुवांशिकी के नियम दिए थे। मेंडल के कार्य मेंडलवाद, ठीक है। मेंडल के कार्यों को मेंडलवाद कहा जाता है। मेंडल के कार्यों को मेंडलवाद कहा जाता है। और मेंडलवाद की खोज 1900 यानी 19वीं सदी में हुई थी, ठीक है। मेंडलवाद की खोज 19वीं सदी में हुई थी। मेंडलवाद की खोज 19वीं सदी में हुई थी। अब देखिए मेंडलवाद मतलब मेंडलवाद के प्रकार। मेंडलवाद की खोज कोरेंस जर्मनी थे, और ह्यूगो डी ब्रीज हॉलैंड के थे। बॉन टेस्मर जो ऑस्ट्रेलिया के थे। मतलब मेंडलवाद की खोज किसने की थी? मेंडलवाद की खोज 3 वैज्ञानिकों ने की थी। कोरेंस जो जर्मनी के थे, और क्या है? ह्यूगो डी ब्रीज जो हॉलैंड के थे, और बॉन टेस्मर जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, ठीक है। अब देखिए विभिन्नताएं के बारे में। बेरेसन्स, ठीक है। बेरेसन्स मतलब भिन्नताएं, वेरिएशंस मतलब भिन्नताएं। दैहिक भिन्नताएं क्या होती हैं? शारीरिक कोशिकाओं में भिन्नता। शारीरिक कोशिकाओं में भिन्नता को कहते हैं दैहिक भिन्नता। शारीरिक कोशिकाओं में भिन्नता को ही कहते हैं दैहिक भिन्नता। नॉन हेरिडेटेबल मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। दैहिक भिन्नता, शारीरिक कोशिकाओं में भिन्नता। नॉन हेरिटेबल होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। दैहिक भिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। अब नेक्स्ट देखिए जीनीय भिन्नता जीनों में भिन्नता, ठीक है। दैहिक भिन्नता यानी जीनों में भिन्नता, और हेरिटेबल होती है, मतलब ये एक जीव से दूसरे जीव में पहुंच जाती है, हेरिटेबल होती है, ठीक है। नॉन हेरिटेबल नहीं, ये हेरिटेबल होती है, ठीक है। कॉज ऑफ वेरिएशन भिन्नता के कारण। कॉज ऑफ वेरिएशन भिन्नता के कारण, ठीक है। भिन्नता के कारण दो प्रकार के हैं। देखिए जीन विनिमय और उत्परिवर्तन। जीन विनिमय और उत्परिवर्तन। जीन विनिमय में क्या आता है? जीन विनिमय में आता है सतत। जीन विनिमय में आता है सतत, और उत्परिवर्तन में आता है एकाएक आया हुआ परिवर्तन और असतत, ठीक है। उत्परिवर्तन क्या आता है? एकाएक आया हुआ परिवर्तन और असतत, और केवल जीन विनिमय में आता है सतत। अब देखिए
मेंडल के प्रयोग। मेंडल का प्रयोग मटर के पौधे में, सबसे पहले मेंडल ने मटर के पौधे में इसका प्रयोग किया था। और मटर का वैज्ञानिक नाम पाइमस सैटाइवम है, ठीक है, पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम है, ठीक है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम है, ठीक है। क्या है, कैरेक्टर्स 7 कैरेक्टर्स थे, ठीक है। और क्या कहते हैं, ट्रेड्स, ट्रेड्स कितने थे, 7 पेयर, 7 पेयर के ट्रेड्स थे, ट्रेड्स थे, ट्रेड्स थे 7 पेयर, ठीक है। एक कैरेक्टर और एक तरफ ट्रेड्स, ठीक है, कैरेक्टर्स और ट्रेड। पौधे की लंबाई, कैरेक्टर्स में पौधे की लंबाई और ट्रेड्स में लंबा या बौनापन भी हो सकता है, ठीक। पौधे की लंबाई, लंबा या बौनापन, बीजों के आकार, गोल या फिर झुर्रीदार। मतलब कैरेक्टर्स हैं, पौधे की लंबाई और ट्रेड्स हो सकती है, उसकी लंबाई भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है। और बीजों के आकार गोल या फिर झुर्रीदार, ठीक है। बीजों के रंग हरा या पीला, बीजों का रंग हरा या पीला, ठीक है। मेंडल का एक संकरी क्रॉस, मेंडल का एक संकरी क्रॉस, मेंडल का एक संकरी क्रॉस कारक या जीन यानी जोड़े, कारक या फिर जीन मतलब जोड़े, कारक या जीन या फिर जोड़े, कारक या जीन या फिर जोड़े, लंबे पौधे और बौने पौधे। एग्जाम्पल देखिए, मेंडल के एक संकरी क्रॉस के एग्जाम्पल, लंबे पौधे और बौने पौधे। लंबे पौधे टी बड़ी स्मॉल कैपिटल लेटर टी है, और बौने पौधे में स्मॉल टी और स्मॉल टी है, ठीक है। देखिए इसके बारे में, एकांकीकरण क्रॉस के बारे में, एक संकरीय क्रॉस के बारे में, जो दूसरी पीढ़ी में नहीं दिखते वो अप्रभावी कारक कहलाते हैं। जो दूसरी पीढ़ी में नहीं दिखते वो अप्रभावी कारक कहलाते हैं। जिसके गुण दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं वो प्रभावी कारक कहलाते हैं। जिसके गुण दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं प्रभावी कारक कहलाते हैं, ठीक है। फोनोटाइप दृश्य होता है, ठीक है, मतलब फोनेटाइप होते हैं जो दिखाई देते हैं, फोनेटाइप दिखाई देते हैं, और जीनोटाइप अदृश्य होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। जीनोटाइप्स अदृश्य होते हैं और फोनोटाइप्स दृश्यमान होते हैं जो दिखाई देते हैं। फोनोटाइप दिखाई देते हैं और जीनोटाइप्स दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेंडल का एक संकरीय क्रॉस, ठीक है, मेंडल का एक संकरीय क्रॉस देखिए, लंबे पौधे एक तरफ और बौने पौधे एक तरफ, ठीक है। लंबे पौधे में परपराग और F1 मतलब प्रथम पीढ़ी, F1 कहते हैं प्रथम पीढ़ी को, और बौने पौधे में स्मॉल टी मतलब किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए टी और ऊपर टी, एक इधर से मतलब इसका एक लिया और एक इसका ले लिया तो टी पौधे बन जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है, एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है। बौने पौधे, बौने भी होंगे लंबे भी होंगे, बौने भी होंगे लंबे भी होंगे। देखिए यही है उसी का, ठीक है। शंकर लंबे पौधों का उदाहरण है। टी और टी, कैपिटल लेटर टी स्मॉल टी, कैपिटल लेटर टी स्मॉल टी, ये शंकर लंबे पौधे, ठीक है। अब देखिए इनकी F1 पीढ़ी, इनकी F1 पीढ़ी थी ना अभी हमारे ऊपर, टी कैपिटल लेटर टी स्मॉल टी, 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 ठीक है। ये होती है स्वपराग प्रक्रिया, मतलब मेंडल की एक संकरीय क्रॉस में परपराग की प्रक्रिया होती है, और फिर उसमें जो होती है F1 पीढ़ी, ये होती है F1 पीढ़ी की पर स्वपराग क्रिया, ठीक है, स्वपराग प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें देखिए अगर हम इन्हें क्रॉस करके मिलाएंगे, क्रॉस से जब इनकी मेल होगा तो एक टी इधर है और एक सिंपल देखिए इसकी टी और इसकी टी, तो टी हो जाएगी टी, ठीक है। इसमें देखिए F1 पीढ़ी से फिर बनती है F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में कौन कौन से होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, मेंडल की F1 पीढ़ी में केवल संकर लंबे पौधे होते हैं F1 की पीढ़ी में, और F2 पीढ़ी में
टी 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 स्मॉल के दोनों कैपिटल लेटर टी, फिर है क्या कहते हैं स्मॉल टी कैपिटल लेटर टी, स्मॉल टी कैपिटल लेटर टी और दोनों स्मॉल टी। ठीक है, इसमें कई सारी F2 पीढ़ी में कई सारी प्रजातियाँ मतलब आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि F1 पीढ़ी में केवल संकर लंबे पौधे होते हैं और F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे। ठीक है, बस इसका मतलब ये सब इतना सब कुछ लिखने का यही उद्देश्य था, मतलब इतना ही समझाना था कि F1 पीढ़ी में केवल संकर लंबे पेड़ पौधे होते हैं और ये परपराग प्रक्रिया होती है। और परपराग होती है मेंडल का एक संकरीय क्रॉस, परपराग प्रक्रिया होती है। ठीक है, मेंडल का एक संकरीय क्रॉस। और F1 पीढ़ी होती है स्व परपराग प्रक्रिया। ठीक है, जिसमें F2 पीढ़ी बनती है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे होते हैं। ठीक है, क्या है फिनोटाइप अनुपात, मतलब फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है 3:1। जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1। ठीक है, ये याद करने की चीज़ें हैं। ठीक है, फोनोटाइप का अनुपात 3:1 होता है और जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। देखिए नंबर 1 प्रभाविकता का नियम। मेंडल का पहला नियम प्रभाविकता का नियम। किसी कारक के जोड़े में से एक कारक दूसरे कारक को दबाने की क्षमता रखता है तथा इसी कारक के गुण अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। इस कारक को प्रभावी कारक कहा जाता है तथा जिस कारक के गुण दब जाते हैं अर्थात अगली पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं अप्रभावी कारक कहलाता है। एक बार आपसे देखिए प्रभावितता का नियम क्या है, किसी कारक के जोड़े में से एक कारक दूसरे कारक को दबाने की क्षमता रखता है, मतलब एक कारक दूसरे कारक को दबाने की क्षमता रखता है तथा इसी कारक के गुण अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। मतलब जो कारक मतलब दबा लेता है ना दूसरे कारक को, जो दबाता है उसी के गुण दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं। इस कारक को प्रभावी कारक कहा जाता है, मतलब जो एक कारक को दूसरे कारक को दबा लेता है उसे ही प्रभावी कारक कहते हैं तथा जिस कारक के गुण दब जाते हैं, मतलब तथा जैसे कि एक कारक है उसके गुण दब जाते हैं अर्थात अगली पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं अप्रभावी कारक कहलाते हैं। ठीक है, अब सिंपल है, मतलब आई होप तुम्हें प्रभावितता का नियम मतलब सही से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए पृथक्करण का नियम क्या है, कारक हमेशा जोड़े में होते हैं। जब इनका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है तो यह एक दूसरे से अलग होकर अपना जोड़ा बनाते हैं। पृथक्करण का नियम में क्या बताया गया है, हम कारक हमेशा जोड़े में होते हैं। कोई पूछे कारक कैसे होते हैं तो कारक हमेशा पेयर में होते हैं। जब इनका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है तो यह एक दूसरे से अलग होकर अपना जोड़ा बनाते हैं। अब देखिए मेंडल का द्विसंकरीय क्रॉस। ठीक है, ये तो अब तक तो हमने पढ़ा था मेंडल का एक संकरीय क्रॉस। अब देखिए मेंडल का द्विसंकरीय क्रॉस में क्या है, बीजों की आकृति कैसी होती है द्विसंकरीय क्रॉस में बीजों की आकृति गोल और पीला। ठीक है, बीजों का रंग झुर्रीदार और हरा। ठीक है, बीजों की आकृति गोल और पीले कलर के होंगे और बीजों का रंग कैसा होगा झुर्रीदार या हरे, झुर्रीदार होंगे और हरे होंगे। ठीक है, द्विसंकरीय क्रॉस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्विसंकरीय क्रॉस में फोनोटाइपों का अनुपात। द्विसंकरीय क्रॉस में फोनोटाइप पौधों का अनुपात 9:3:3:1। ठीक है, द्विसंकरीय क्रॉस ठीक है, द्विसंकरीय क्रॉस में फोनोटाइप का अनुपात क्या होता है 9:3:3:1 9:3:3:1। और जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है द्विसंकरीय में जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है 1:2:1:2
अनुपात 4, अनुपात 2, अनुपात 1, अनुपात 2, अनुपात 1। ठीक है, जीनोटाइप अनुपात द्विसंक्रिय में जीनोटाइप अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ठीक है, द्विसंक्रिय क्रॉस एक नियम। ठीक है, द्विसंक्रिय क्रॉस का एक नियम है। ठीक है, द्विसंक्रिय क्रॉस का एक नियम होता है, जैसे कहते हैं स्वतंत्र अपवहन का नियम, अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार कारकों के जोड़ों में से प्रत्येक कारक एक दूसरे से स्वतंत्र तथा कोई भी एक कारक किसी भी दूसरे कारक के साथ जोड़ा बना सकता है। मतलब क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में मतलब यही बताया गया है कि प्रत्येक कारक एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। प्रत्येक कारक एक दूसरे से स्वतंत्र होता है तथा कोई भी कारक किसी भी अन्य कारक के साथ दूसरे कारक के साथ अपना पेयर बना सकता है। ऐसा नहीं कि वो बॉन्डेड है कि इसी के साथ बना है तो इसी के साथ ही बना सकता है। ठीक है, देखिए अब हो गया वो। अब देखिए मनुष्यों में लिंग निर्धारण। मनुष्यों में लिंग निर्धारण क्या है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी कि 23 पेयर होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 46 यानी 23 पेयर, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े देखिए 25 पेयर। 22 पहले देखिए 22 पेयर के बारे में पढ़ते हैं। 25 पेयर यानी कि 44 जोड़े, 1 पेयर या फिर 23वीं जोड़ी या लिंग गुणसूत्र। ठीक है, 23 जोड़े 2 प्रकार के होते हैं। 22 पेयर यह दैहिक गुणसूत्र या फिर ओरोसोम्स होते हैं। ठीक है, 22 पेयरों को क्या कहते हैं? यह है दैहिक गुणसूत्र या फिर ओरोसोम्स कहते हैं। ठीक है, 22वें पेयर को क्या कहते हैं? ओरोसोम्स। 22वें पेयर को ओरोसोम्स कहते हैं। अब देखिए जो 1 पेयर होता है ना 23वां या 23वीं जोड़ी या फिर लिंग गुणसूत्र। ठीक है, 23 पेयर को लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मादा और नर में गुणसूत्र। फर्स्ट पेयर मादा में XX, सेकंड पेयर भी XX, थर्ड पेयर भी XX और मनुष्य में भी XX। मतलब लगभग 22 पेयर तक दोनों में XX ही होते हैं, नर में और मादा में। ठीक है, और जो थर्ड पेयर होता है ना, थर्ड पेयर तीसरा पेयर भी मादा में XX होता है और नर में XY होता है। ठीक है, नर में XY होता है, मादा में केवल XX होता है। ठीक है, मादा में केवल XX होता है 23 पेयर और नर में XY होता है। ठीक है, XY पेयर होता है नर में। ठीक है, ये देखिए फीमेल और मेल। फीमेल में XX 23 में पेयर है ये XX और मेल में XY। ठीक है, XX और XY। देखिए जब क्या कहते हैं, जब X से X मिलेगा तब भी XX बनेगा, या यहाँ पर लिख लो चाहे यहाँ पर लिख लो, जब और चाहे ये मतलब फर्स्ट वाला X, जब क्या कहते हैं ये फर्स्ट वाला किधर गया, हाँ यही है, ये देखिए ये वाला है ना, फर्स्ट वाला X जब मेल के पहले वाले X से मिलेगा तब भी XX ही बनेगा, और जब ये सेकंड वाला X मेल के फर्स्ट वाले गुणसूत्र X से मिलेगा तब भी XX ही बनेगा। तो XX जब दोनों XX ही मिलते हैं तो गर्ल लड़की होती है। ठीक है, और जब क्या कहते हैं फीमेल का दूसरा वाला X मेल के Y गुणसूत्र से मिलता है तो बनता है XY। अब जब फीमेल का दूसरा भी गुणसूत्र Y से मिलता है, X वाला Y से मिलता है तब भी XY बनता है तो लड़का होता है। सिंपल सी बात है, अगर XX गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़की हुई है और XY गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़का होगा। ठीक है, अब देखिए गुणसूत्रीय विकर्ण क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। गुणसूत्रीय विकर्ण क्या है? गुणसूत्रीय विकर्ण का तात्पर्य गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी से होता है। सिंपल सी बात है, गुणसूत्रों का विकर्ण क्या है? गुणसूत्रों का विकर्ण है गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि से है। ठीक है,
अब देखिए हम पढ़ेंगे 23, बाकी पेयर भी सब सेम ऐसे ही होते हैं। अब 23वां पेयर होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए इनके बारे में 22 पेयर को सब जानते हैं, 22 पेयर होते हैं जो गुणसूत्र, उन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम्स कहते हैं। और क्या कहते हैं जो 1 पेयर होता है, या फिर 23 पेयर कह लो, या फिर लिंग गुणसूत्र कह लो इसको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनके बीच अंतर, ठीक है। 23 पेयर दो प्रकार, मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एक 22 पेयर होते हैं जो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और जो 23वां पेयर होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑटोसोम्स, एक तरह इनमें अंतर, ऑटोसोम्स और फिर लिंग गुणसूत्र विकार, लिंग गुणसूत्र विकार, ठीक है, विकार है, ठीक है, लिंग गुणसूत्र विकार, ऑटोसोम्स विकार और लिंग गुणसूत्र विकार। देखिए डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम इसमें पाए जाते हैं। इसमें एडवर्ड सिंड्रोम और इसमें क्लीनेकेटर सिंड्रोम, क्लीनेकेटर सिंड्रोम्स पाए जाते हैं। इसमें पटाऊ सिंड्रोम्स होते हैं और काई ड्यूच सिंड्रोम, ड्यूचेट सिंड्रोम्स पाए जाते हैं, काई ड्यूचेट सिंड्रोम, ठीक है। ऑटोसोम्स क्या क्या पाया जाता है, डाउन सिंड्रोम्स, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम्स और क्राई ड्यूचेट सिंड्रोम्स, ये पाए जाते हैं ऑटोसोम्स में। इसमें कितने 4 पाए जाते हैं, और लिंग गुणसूत्र विकार में केवल 2 ही पाए जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम्स और क्लीनेक्लेटर सिंड्रोम्स, ठीक है। सिंड्रोम्स होता क्या है, ठीक है, सिंड्रोम्स के बारे में बताएं। सिंड्रोम्स क्या होता है, सिंड्रोम्स होता है लक्षणों का समूह, सिंड्रोम्स को कहते हैं लक्षणों का समूह। अब हम पढ़ेंगे न्यूपोलाइडी के बारे में, न्यूपोलाइडी क्या होती है, न्यूपोलाइडी क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या एक या एक से अधिक बढ़ जाना अथवा घट जाना, ठीक है, बढ़ जाना या फिर घट जाना न्यूपोलाइडी कहलाता है, ठीक है, न्यूपोलाइडी कहलाता है। न्यूपोलाइडी किसे कहते हैं, गुणसूत्रों की संख्या एक से अधिक बढ़ जाना या फिर अथवा घट जाना, मतलब गुणसूत्रों की संख्या घट जाना या बढ़ जाना क्या कहलाता है, न्यूपोलाइडी। अब देखिए न्यूपोलाइडी के बारे में तीन प्रकार होता है। ट्राइसोमी में क्या होता है, 2n+1, जब 3 हो जाते हैं मतलब ट्राइसोमी। और क्या है, मोनोसोमी 2n-1 हो जाता है, ठीक है। और टेट्रासोमी 2n+2 हो जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं टेट्रासोमी, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स होता है 3 प्रकार का, ट्राइसोमी, मोनोसोमी और टेट्रासोमी में 2n+2 होता है, 2, और मोनोसोमी में 2n-1 होता है, और ट्राइसोमी में 2n+1 होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या रखो और पता लगाओ कि गुणसूत्र टेट्रासोमी है या फिर मोनोसोमी है या फिर टेट्रासोमी है। मतलब इतना पूछता नहीं, मतलब केवल भाग पूछता है, ठीक है। टेट्रासोमी है मतलब क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा टेट्रासोमी है, एन की वैल्यू दे देगा और क्या है, नॉर्मल इतने होते हैं और इतने बढ़ गए, इतनी संख्या बढ़ गई तो कौन सा हो गया, ठीक है, इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पॉलीपेलाइडी, ठीक है, पॉलीपेलाइडी, ठीक है। न्यूपोलाइडी तो हमने पढ़ लिया था, गुणसूत्रों की अधिकता या कमी को न्यूपोलाइडी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलीपोलाइडी, ठीक है, पॉलीपेलाइडी क्या है, गुणसूत्रों के जोड़ों में वृद्धि, अगर गुणसूत्रों के जोड़ों में वृद्धि हो जाए तो इसे कहते हैं पॉलीपोलाइडी, ठीक है। गुणसूत्रों के जोड़ों में अगर वृद्धि हो जाए तो इसे कहते हैं पॉलीपेलाइडी कहते हैं, अगर गुणसूत्रों के जोड़ों में वृद्धि हो जाए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम्स के बारे में। इसकी खोज 1866 में लैंगडन डाउन के द्वारा किया गया था, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की खोज, मतलब सिंड्रोम क्या है, लक्षणों के समूह। इसकी खोज 1866 में लैंगडन डाउन के द्वारा किया गया। गुणसूत्रों की रावी जोड़ी से ट्राइसोमी बनने के कारण, मतलब डाउन सिंड्रोम कैसे होता है,
कैसे निर्माण होता है? गुणसूत्रों की रावी जोड़ी से ट्राइसोमी बनने के कारण होता है डाउन सिंड्रोम का निर्माण। ज़्यादातर मादा बच्चों में उत्पन्न होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम्स ज़्यादातर मादा बच्चों में उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या है? कैरेक्टर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम्स मतलब विशेषताएं, कैरेक्टर यहाँ विशेषताएं के लिए किया गया है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम की विशेषताएं देखिए। डाउन सिंड्रोम की विशेषता क्या है? छोटा कद यानी 4 फीट लगभग, छोटा कद, चौड़ा ललाट, गोल चेहरा, छोटी गर्दन, मतलब सही कहा, फीमेल में ही ज़्यादातर पाया जाता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम की विशेषता क्या है? छोटी कद यानी लगभग 4 फीट, चौड़ा ललाट मतलब कम से कम 4 फीट होगी। ठीक है, चौड़ा ललाट और गोल चेहरा, छोटी गर्दन, ये हैं उसकी विशेषताएं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम की। मुख आंशिक रूप से खुला हुआ तथा जीभ बाहर निकली हुई। ठीक है, मुख आंशिक रूप से खुला हुआ तथा जीभ बाहर निकली हुई। मानसिक रूप से मंद बुद्धि, जिनमें डाउन सिंड्रोम की कमी होती है ना, जिनमें डाउन सिंड्रोम पाया जाता है, मानसिक रूप से मंद बुद्धि। ठीक है, मानसिक रूप से मंद बुद्धि, जिनमें डाउन सिंड्रोम की अधिकता होती है वो मानसिक रूप से मंद बुद्धि होते हैं। और अभी पढ़ा ही था कि डाउन सिंड्रोम ज़्यादातर फीमेल बेबीज़ में पाया जाता है। ठीक है, मानसिक रूप से मंद बुद्धि। जननांग अल्प विकसित होता है। ठीक है, जननांग अल्प विकसित होता है जिनमें डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पटाऊ सिंड्रोम, इसकी खोज पटाऊ द्वारा 1960 में की गई थी। सिंड्रोम तो पता ही है, मतलब लक्षणों का समूह, पटाऊ लक्षणों का समूह। क्या इसकी खोज किसी पटाऊ सिंड्रोम की खोज इसकी खोज के पटाऊ के द्वारा 1960 में की गई थी। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम की खोज के पटाऊ के द्वारा 1960 में की गई थी। गुणसूत्रों की 13वीं जोड़ी के ट्राइसोम्स बनने के कारण, कोई पूछे कि गुणसूत्र के 13वीं जोड़ी के ट्राइसोम्स बनने के कारण क्या बनता है? पटाऊ सिंड्रोम बनता है। गुणसूत्रों की 13वीं जोड़ी के ट्राइसोम्स बनने के कारण होता है पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, अब देखिए पटाऊ सिंड्रोम की विशेषताएं, मतलब कैरेक्टर्स, विशेषताएं क्या है? पटाऊ सिंड्रोम तालू में दरार, अनियमित हृदय तथा रुधिर परिवहन। क्या है? अनियमित हृदय तथा रुधिर परिवहन, मस्तिष्क का अल्प विकसित होना, डिफेन मतलब बहरापन, डिफेन मतलब बहरापन भी होगा, जिसमें क्या कहते हैं पटाऊ सिंड्रोम पाया जाता है, वो बहरापन होता है, बहरा होता है। और तालू में दरार और अनियमित हृदय तथा रुधिर परिवहन, मस्तिष्क का अल्प विकास, मस्तिष्क का भी अल्प विकास होता है, जिनमें पटाऊ सिंड्रोम होता है। और क्या है इसकी विशेषता? नेत्रों का विकास अवरोध होना, मतलब नेत्रों का विकास भी पूर्ण रूप से नहीं होता है, छोटी छोटी आंखें होती हैं जिनमें पटाऊ सिंड्रोम पाया जाता है। नेत्रों का विकास अवरुद्ध होना। इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे सामान्यतः उसे 4 महीने तक जीवित रहते हैं, 3 से 4। ठीक है, क्या है? इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे सामान्यतः 3 से 4 महीने तक जीवित रहते हैं। पटाऊ सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे, मतलब कोई पूछे ऐसा कौन सा सिंड्रोम है जिससे पीड़ित बच्चा लगभग 3 से 4 मंथ तक जीवित रहता है, तो होता है पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे सामान्यतः 3 से 4 महीने तक जीवित रहते हैं। अब देखिए एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम की खोज, इसकी खोज J.H. एडवर्ड्स के द्वारा 1960 में की गई थी। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? इसकी खोज J.H. एडवर्ड के द्वारा 1960
में की गई थी। पटाउ सिंड्रोम की भी खोज 1960 में ही की गई थी। गुणसूत्रों की 18वीं जोड़ी के ट्राइसोमी बनने के कारण, ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? गुणसूत्र की 18वीं जोड़ी के ट्राइसोमी बनने के कारण। और पटाउ सिंड्रोम 13वीं जोड़ी के ट्राइसोमी बनने के कारण बनता है पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। और एडवर्ड सिंड्रोम गुणसूत्र की 18वीं जोड़ी के ट्राइसोमी बनने के कारण। इसकी विशेषता एडवर्ड सिंड्रोम की विशेषताएं क्या है? कान में विकृति, तंत्र का तंत्र दोषपूर्ण, विकलांगता और दोषपूर्ण हृदय, ठीक है। इसकी विशेषताएं एडवर्ड सिंड्रोम की: कान में विकृति, तंत्र का तंत्र दोषपूर्ण, विकलांगता और दोषपूर्ण हृदय। तो जो विकलांग होते हैं उनमें एडवर्ड सिंड्रोम पाए जाते हैं, जो उनकी 18वीं जोड़ी ट्राइसोम्स बनने के कारण होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्राई-डू-चैट सिंड्रोम के बारे में। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम क्या है? इसकी खोज जे ल्यूजने के द्वारा 1923 में की गई, ठीक है। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम इसकी खोज जे लेजुने के द्वारा 1923 में की गई थी। किसकी? क्राई-डू-चैट सिंड्रोम की खोज 1923 में की गई थी। देखिए इसके बारे में यह स्थिति गुणसूत्रों की संख्या में कमी अथवा विलोपन के कारण उत्पन्न होती है। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, ठीक। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम यह स्थिति गुणसूत्रों की संख्या में कमी अथवा विलोपन के कारण उत्पन्न होती है। यह सिंड्रोम्स गुणसूत्रों की पांचवीं जोड़ी के गुणसूत्रों की छोटी भुजाओं के विलोपन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। यह सिंड्रोम्स गुणसूत्रों की पांचवीं जोड़ी के गुणसूत्रों की छोटी भुजा के विलोपन के कारण उत्पन्न होता है। कौन सा? क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, ठीक है। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम पांचवीं जोड़ी के गुणसूत्रों की छोटी भुजा के विलोपन के कारण उत्पन्न होता है। इस सिंड्रोम से पीड़ित शिशु रोते समय बिल्ली के म्याऊ के समान ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे बिल्ली अथवा म्याऊ सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्राउडी-चैट सिंड्रोम, हाँ, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। इस सिंड्रोम से पीड़ित शिशु रोते समय बिल्ली के म्याऊ के समान ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे बिल्ली अथवा म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम को बिल्ली अथवा म्याऊ सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्या है? शारीरिक अथवा मानसिक विकास अवरोध, ठीक है। सिंड्रोम क्राई-डू सिंड्रोम के होने से शरीर तथा मानसिक विकास में अवरोध होता है। सिर बड़ा, मुख नीचे से चौड़ा, ठीक है। ये जब सिंड्रोम पाया जाएगा क्राउडू-चैट सिंड्रोम पाया जाता है तो सिर बड़ा हो जाएगा, मुख नीचे से चौड़ा हो जाएगा। लिंग गुणसूत्रीय विकार, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।